नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आनंद इंग्लिश अड्डा पर। दोस्तों, आज हम यहां पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने देखा, मैंने अलग अलग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था, लिटिल और फ्यू के बारे में, सम और एनी के बारे में। आज जो बचे हुए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं जैसे मच, मैनी, मोर, इन सब का आप यहाँ पर आज यूज देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो एरर्स वगैरह पूछी जाती हैं वो यहाँ पर देखेंगे। और जितना कुछ भी इनसे रिलेटेड टर्म है कि इनके साथ कैसा नाउन है, कैसी वर्ब है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ध्यान से देखें और हर एक चीज को आप जो है समझें और साथ में इसे बाद में नोट डाउन भी करें और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूजन हो रही होगी। एक्चुअली जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है वो कौन कौन से वर्ड हैं जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, मैं पहले वो बता दूं। पिछले वीडियोस मैंने बताया था, बट उसमें थोड़ी सी कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन हो तो उसे मैं यहाँ पर दूर कर रहा हूं। जैसे सम, एनी, लिटिल, फ्यू, एनफ, मच, मैनी, मोर, नो, ऑल, होल, सेवरल, ये सभी किसी ना किसी तरह की डेफिनेट या इनडेफिनेट क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, किसी नाउन की क्वांटिटी के बारे में, इसीलिए ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। बट कुछ जगह पर क्या, अगर इसमें बारीकी से डिफरेंस देखा जाए तो नीचे लिखा है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको न्यूमेरिक वैल्यूज कहा जाता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। साथ ही ऑल, फ्यू, सेवरल, मैनी, इनको भी कहीं कहीं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वर्ड्स काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, जो वर्ड्स गिनी जाने वाली चीजों के लिए यूज होते हैं, उनको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में रखा जाता है, और जो अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं उनको एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। बट ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ज्यादातर ये सारे एडजेक्टिव्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में ही आते हैं, क्योंकि सबके सब क्वांटिटी ही बताते हैं, फिर वो चाहे काउंटेबल की क्वांटिटी हो या फिर अनकाउंटेबल की क्वांटिटी। यहाँ पर ये ऑल, फ्यू, सेवरल, मैनी केवल काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, गिने जाने वाली चीजों के लिए। फिक्स क्वांटिटी ये भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनको कहीं कहीं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अगर नहीं भी रखा गया है तो ये सब के सब आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही आते हैं। तो ये कंफ्यूजन अगर किसी को हो तो वो यहाँ पर दूर हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो बचे हुए एडजेक्टिव थे, जैसे कि जिनके यूज हमने पढ़ लिए, जैसे कि सम और एनी पिछले वीडियोस में आपने देखा, लिटिल, फ्यू का यूज देखा, और एनफ का यूज काफी पहले एक वीडियोस में मैं अपलोड कर चुका हूं, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, जहां पर आप एनफ का यूज और इससे रिलेटेड पूछी जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर भी देख लेंगे। अब जो बचे हुए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं जैसे मच, मैनी, मोर, उनका यूज पढ़ते हैं। मच और मैनी में क्या डिफरेंस है, सब ये जानते होंगे, एक बार उनके लिए मैं बता दे रहा हूं जो ये नहीं जानते, और कैसे इनसे रिलेटेड एरर पूछी जाती है। बहुत ही क्लियरली मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट लिख दिया है, रूल। मच के बाद हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन आता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए उसके बाद हमेशा एक सिंगुलर वर्ब आता है। क्यों? मच हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज होता है, नंबर्स के लिए नहीं। यानी मच का मतलब होता है ज्यादा या बहुत, वो न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए नहीं यूज होता है। जैसे यहां पर लिखा है मच या मैनी, एक एग्जांपल मैंने लिखा है, मच ऑब्लिक मैनी लव इज या आर नीडेड टू मेक दैट चाइल्ड हैप्पी, कि उस चाइल्ड को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा प्यार की या काफी प्यार की जरूरत है। अब लव जो है, हम सबसे पहले देखेंगे, लव एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने भी फीलिंग्स या इमोशन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैनी कभी नहीं आएगा, मच आएगा, और चूंकि ये नाउन अनकाउंटेबल है इसके लिए इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये सेंटेंस सही हुआ, मच लव इज नीडेड टू मेक दैट चाइल्ड हैप्पी। यानी मच अगर एडजेक्टिव की तरह आया, कुछ जगह पर मच एडवर्ब भी होता है, अगर मच एडजेक्टिव की तरह आया तो हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही आएगा और हमेशा एक सिंगुलर वर्ब ही लेगा। और एक और बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ रूल तो लिख दिया कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नाउन आता ही नहीं, डायरेक्ट मच या मैनी से बात की जाती, तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं। मच के साथ आप देख रहे हैं कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे मच इज नीडेड, कहीं कहीं कन्वर्सेशन में हम सब्जेक्ट या नाउन को बार बार नहीं बोलते, तो हमने कहा मच इज नीडेड, मैनी वर कम,
या इस तरह से, तो वहां पर भी मैनी है तो प्लूरल वर्ब, और मच है तो उसके साथ नाउन नहीं भी अगर आया है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक इसी तरह मैनी का यूज देखते हैं, मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको हमेशा के लिए याद रखिए कि अगर कहीं भी सिर्फ मैनी, अकेला मैनी आता है तो उसके बाद केवल और केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हो सकता है। काउंटेबल इसलिए क्योंकि मैनी का मतलब है कई, यानी वो एक काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और प्लूरल इसलिए क्योंकि जिसका मतलब है मैनी, कई, सेवरल, तो उसके साथ में सिमिलर चीज कैसे आ सकती है। तो मैनी के बाद हमेशा एक प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, यानी वो नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ जिसका प्लूरल बन सकता है, और उसी वजह से इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। यहाँ पर फिर से मैं एक वही बात बताता हूँ जो मच के साथ बताई थी कि अगर मैनी के बाद नाउन ना भी आए, डायरेक्ट वर्ब आनी हो तो वो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। जैसे मैनी वर कॉल्ड बट फ्यू केम, मैनी वर कॉल्ड, तो मैनी के बाद डायरेक्ट भी वर्ब आ रही है तो हमेशा एक प्लूरल वर्ब। तो इन दो पॉइंट्स को मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर दिया है, इनको आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैनी आइटम्स इज यार अवेलेबल इन अवर शोरूम। मैनी आइटम नहीं हो सकता, मैनी आइटम्स होगा क्योंकि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन की जरूरत है, ये प्लूरल लिखा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग एक वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल वर्ब। मैनी आइटम्स आर अवेलेबल इन अवर शोरूम। बड़ी सिंपल सी बात, मच के साथ हमेशा एक सिंगुलर नाउन और मैनी के साथ हमेशा एक प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ये है मच और मैनी का यूज एज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद जो बचे हुए पॉइंट्स हैं थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं कि जिन एडजेक्टिव्स के बारे में भी बात कर रहा था, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे मच और मैनी आपने यहाँ पर देख लिए। इसके बाद जो बचे हुए हैं जैसे नो, ऑल और होल, इनके बारे में बात करते हैं। एनफ का यूज मैं आपको पहले एक वीडियोस में बता ही चुका हूं और उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आते हैं अगले एडजेक्टिव्स पे, जैसे मच और मोर के बीच में, मच और मैनी के बीच में हमने यहाँ पर डिफरेंस देख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ मोर की बात करते हैं कि आखिर मोर एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो ये दोनों है, ये एडवर्ब की, अगर ये देखिए कोई भी वर्ड अगर एडजेक्टिव के लिए आए तो वो एडवर्ब बन जाता है, और कोई भी वर्ड अगर नाउन के लिए आए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो जब ये एडजेक्टिव के लिए आता है तब ये एडवर्ब की तरह काम करता है, और जब ये किसी नाउन से पहले आता है तब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो मोर का मतलब भी होता है ज्यादा। अब हमें ये कंफ्यूजन है कि मोर के बाद नाउन कैसा है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मोर मनी इज नीडेड, या फिर मोर स्टूडेंट्स हैव टू कम, और एक तीसरा सेंटेंस, मोर पर्सन आर एज देयर। यहां पर सारी कंफ्यूजन आपको मोर की एज एन एडजेक्टिव दूर हो जाएगी। मैंने यहां पर 3 सेंटेंस इसलिए लिखे क्योंकि मैंने 3 तरह के नाउन लिखे, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन। अब हम यहां पर देखते हैं कि मोर के बाद क्या, देखिए मोर का मतलब होता है ज्यादा। जैसे कहा गया मोर मनी इज नीडेड, ज्यादा पैसे की जरूरत है। मनी एक अनकाउंटेबल, ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो। इंग्लिश में मनी अगर लिखा जाता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी का कभी प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि मनी का मनीज कभी नहीं होता। मनी का सिर्फ मतलब होता है धन या पैसा, जो प्लूरल बनता है वो होता है रुपीज। तो मनी आपका हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन है। और क्या इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ मोर सही है, और अनकाउंटेबल नाउन की ही वजह से जो है यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब आई है, यानी कि मोर के साथ आप एक अनकाउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोर का मतलब होता है ज्यादा। जैसे मोर मिल्क, मोर शुगर, मोर मनी, इस तरह से यूज हो सकता है। इसलिए सेंटेंस अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि मोर मनी इज नीडेड। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, लिखा है मोर स्टूडेंट्स हैव टू कम, ज्यादा स्टूडेंट्स को आना पड़ेगा। मोर का मतलब ज्यादा, और इसके बाद नाउन आया है काउंटेबल और वो प्लूरल फॉर्म में आया है, मोर स्टूडेंट्स। तो अगर मोर का मीनिंग है ज्यादा तो उसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आए तो वो सिंगुलर तो वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि मोर का मतलब है ज्यादा, मोर देन वन। इसलिए यहां पर आया है मोर स्टूडेंट्स और उसके अकॉर्डिंग एक प्लूरल वर्ब आई है यानी हैव, जो कि बिल्कुल सही है।
यहां पर ये सेंटेंस है। ये तीसरा हम देखते हैं, लिखा है मोर पर्सन आर इज देयर। मोर के बाद पर्सन एक काउंटेबल नाउन है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, जबकि मोर का मतलब होता है ज्यादा, तो उसके साथ एक सिंगुलर नाउन कैसे आ सकता है, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत लोग इसमें करेक्शन क्या करते हैं कि पर्सन यानी एक सिंगुलर नाउन दिया है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगी, बट ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि मोर के बाद आपका एक सिंगुलर नाउन आता ही नहीं है। मोर का मतलब है ज्यादा। एज एन एडजेक्टिव इसके साथ केवल दो तरह के नाउन आ सकते हैं, या तो वो अनकाउंटेबल होगा और या फिर वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। जैसा कि यहाँ पर रूल में लिखा हुआ है, देख लीजिए, मोर के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी। यानी मोर के साथ केवल ये दो तरह के ही नाउन आ सकते हैं। मोर के साथ कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मोर बॉय, मोर चेयर, ये सब नहीं यूज होता। उसके साथ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो यहां पर हमने देख लिया मोर का यूज एज एन एडजेक्टिव, मोर के कितने तरीके के यूज हो सकते हैं वो हमने यहां पर देखे। अब इसके बाद जो बचे हुए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं जैसे ऑल, होल और नो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इसका छोटा सा रूल है, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। जैसे नो लिखा हुआ है, नो के साथ हमने यहाँ ऑल भी लिख दिया और होल भी लिख दिया। ये तीनों क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। नो का मतलब है कोई नहीं या कुछ नहीं, ऑल का मतलब है सभी या सारा या सब, होल का मतलब है संपूर्ण या पूरा। तो इन सब के बाद कैसा नाउन है और कैसी वर्ब है, तो क्यों ना इसको मैं डायरेक्ट आपको यहां पर लिख के बता दूं, फिर उसके बाद मैं मीनिंग बताता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। मैंने यहां लिखा सिंगुलर या प्लूरल या अनकाउंटेबल, नाउन प्लस सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। मैंने सिंपली यहां पर आपको सबसे पहले क्लियर कर दिया कि अगर नो आए या ऑल आए या होल आए तो इन सब के बाद आपको छूट है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। यहां सिंगुलर नाउन भी सही होता है, एक दूसरे मीनिंग में यहां प्लूरल नाउन भी सही होता है, और एक अनकाउंटेबल नाउन भी सही होता है। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो भी सिंगुलर वर्ब आती है। यानी नो, ऑल, होल अगर एडजेक्टिव की तरह आए तो इनके बाद जब नाउन आए तो वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, यानी और वो सिंगुलर भी लिखा जा सकता है और प्लूरल भी लिखा जा सकता है। ऐसा इसलिए वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑल मतलब सब, तो उसके बाद एक काउंटेड प्लूरल नाउन आना चाहिए, जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर देयर, बिल्कुल सही भी। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा लिख के भी दिखा देता हूं, जैसे लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर देयर। तो ऑल ही क्यों, यहां पर मैं आपको बाकी भी ऑप्शन क्लियर कर दे रहा हूं। एक ही एग्जांपल में नो या होल भी लिखा हुआ है। पहले ऑल के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर देयर, सभी, ऑल मींस सभी, यहां पर सभी स्टूडेंट्स वहां पर हैं, सही है ना, एक प्लूरल नाउन आया। अगर हम बोले नो स्टूडेंट्स आर देयर, वहां पर कोई स्टूडेंट्स नहीं है। देखिए नो दो तरह से बोला जाता है, एक होता है देयर इज नो चेयर, देयर इज नो मिल्क, कि मतलब एक भी वहां पर नहीं। और जो चीजें काउंटेबल होती हैं उनके लिए उनके साथ प्लूरल भी यूज हो सकता है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल लिख के बता दे रहा हूं। पहले तो आप ये समझिए, लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर देयर, वो सही है। और अगर बोले होल स्टूडेंट्स, होल थोड़ा सा, देखिए होल प्लूरल के साथ थोड़ा सा कम यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लूरल के साथ गलत है। होता क्या है कि होल जब ऑफ आता है तब थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है। जैसे होल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, होल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर देयर, तो होल के साथ भी प्लूरल नाउन गलत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ज्यादातर होल के साथ सिंगुलर आता है, जैसे द होल वर्ल्ड, द होल अर्थ, द होल थिंग, द होल कंट्री,
होल के साथ सिंगुलर ही आता है लेकिन प्लूरल भी आ सकता है। और जब भी मैं इन नाउन्स के साथ सिंगुलर की बात कर रहा हूं तो उसे आप समझिएगा सिंगुलर काउंटेबल की भी बात कर रहा हूं और अनकाउंटेबल की भी बात कर रहा हूं, यानी जिन नाउन का प्लूरल नहीं बनता। द होल मिल्क इस तरह से यूज होता है। जैसे ऑल के साथ सिंगुलर कहां पर आता है, जैसे लिखा है ऑल द शुगर इज ऑफ गुड क्वालिटी। यहां पर आपने देखा एक प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ था और यहां पर शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन आ गया। तो हमें देखना है क्या ये सही है। आप खुद भी देख के जान पा रहे होंगे बिल्कुल सही है। ऑल द शुगर इज ऑफ गुड क्वालिटी। ऑल का मतलब सभी ही नहीं होता, ऑल का मतलब है सारा। तो ये कह रहे हैं सारी शुगर जो है अच्छी क्वालिटी की है। और क्या यहां पर होल नहीं यूज हो सकता है? द होल शुगर इज ऑफ गुड क्वालिटी, संपूर्ण सारी शुगर जो अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल यूज हो सकता है। अब क्या नेगेटिव सेंस में इसमें नो नहीं यूज हो सकता? सॉरी, जब नो आएगा आप ये समझिएगा, नो आएगा तो फिर दा नहीं आएगा। या मैं नो को यहां पर लिखता नहीं हूं, जैसे मैं इसको अलग लिख देता हूं ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे नो शुगर इज देयर, क्या सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। यानी नो के बाद एक अनकाउंटेबल नाउन आया जो शो कर रहा है कि वहां बिल्कुल भी शुगर नहीं है, नो शुगर इज देयर, और उसी अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग एक सिंगुलर वर्ब आई। तो सिंपल सी बात आप यहां पर समझे, लिखने में और बोलने में हम ऑल, होल, नो के साथ किसी भी तरह का नाउन यूज कर सकते हैं। जब वहां पर प्लूरैलिटी शो करनी हो तो प्लूरल नाउन कि वहां पर कुछ नहीं है। जब सिंगुलैरिटी शो करनी हो कि कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो सिंगुलर नाउन। और जब काउंटेबल की सिंगुलैरिटी शो करनी हो तो वहां पर सिंगुलर नाउन आ जाता है। जैसे, और ज्यादातर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्यादातर ऐसा होता है जब सिंगुलर आता है ऑल के साथ तो दा जरूर लग जाता है। ज्यादातर, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर वो दा सिंगुलैरिटी के साथ दा यूज करता है वहां पर। तो फिलहाल आपको बस जानने वाली बात कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी है कि नो, ऑल या होल के साथ आप सभी तरह के नाउन यूज कर सकते हैं, बस उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जहां सिंगुलर नाउन आ जाए वहां ऑल का मतलब हो गया सारा, जहां प्लूरल नाउन आ जाए वहां ऑल का मतलब हो गया सब या सभी, बस इतना ही फर्क होता है नो, होल और ऑल में। अब आप ये सोच रहे होंगे यहां पर मैंने एक प्लूरल नाउन लिखा, एक अनकाउंटेबल नाउन लिखा, सिंगुलर नाउन कैसे आता है वो देख लेते हैं। जैसे नो चेयर इज देयर। अब चेयर आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो नो के साथ भी जब सिंगुलैरिटी शो करनी थी तो हमने कहा नो चेयर इज देयर, कि वहां एक भी चेयर नहीं है। नो चेयर इज देयर, कोई चेयर नहीं है वहां पर। तो यहां पर नो के साथ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। अब ये क्या होता है, क्या यहां पर होल आ सकता है? होल इस मीनिंग में नहीं आता है। होल सिंगुलर नाउन के साथ आता है, जैसे द होल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, द होल कंट्रीज नीड समथिंग, इस तरह के सेंस में आता है। लेकिन हर एक जगह हर एक फिट नहीं बैठता। बस आप इतना जानिएगा कि नो, ऑल या होल हर तरह के नाउन के साथ यूज हो सकते हैं। इसलिए कभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर नहीं पूछी जाती कि होल के साथ कैसी वर्ब आई, कैसा नाउन आया, और नो के साथ या ऑल के साथ इससे रिलेटेड एरर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इसके साथ सभी तरह के नाउन सही होते हैं अलग अलग मीनिंग में। अब अलग अलग मीनिंग में अगर हम कोई स्टोरी या पैराग्राफ पढ़ रहे हो तब तो मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लाइन में वो किस सेंस में बात कर रहे हैं ये तो हम इतनी जल्दी नहीं बता सकते। बस उस पॉइंट पे, उस जगह पर, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो अगर सही यूज हुआ है, मतलब सिंगुलर यूज हुआ है तो भी सही, प्लूरल यूज हुआ है तो भी सही। तो इसलिए आपकी इसमें इसके साथ नाउन या वर्ब की एरर नहीं आती। हाँ, बाकी एरर्स आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आती है, ऑल के साथ दा कहां पर यूज हो और होल के साथ दा कहां पर यूज हो, और कुछ पेपर्स में आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है कि ऑल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, होल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये सब आता है। लेकिन इससे रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर नहीं आती है। बस आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे गलती नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।